15,725 एकड़ जमीन टाटा के कब्जे में है। सीएनटी एक्ट के तहत आप कोई जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकते, आदिवासी की लैंड तो मिलेगी नहीं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव हैं। ये इनका पहला परिचय है। दूसरा परिचय यह है कि मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे सामाजिक इशू पर जिस पर ये लड़ाई लड़ते रहते हैं, जमीन से लेकर कोर्ट तक जो है ये संघर्ष करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जमशेदपुर से जुड़ा हुआ, झारखंड से जुड़ा हुआ। पहले तो सर आपका स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। पहला सवाल ये है कि अभी जो चल रहा है, फिर से एक बार इंडस्ट्रियल और नगर निगम को लेकर जमशेदपुर में फिर से एक बार बात चल रही है। इसलिए कि 2 साल पहले जब पूर्व सरकार थी तो उस समय बड़े जोरदार सब कुछ निर्णय हो गया था कि कहाँ इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा और 3 नगर निगम की बात हुई थी। लेकिन सरकार पलटने के बाद फिर से एक बार चर्चा पड़ा है। तो नगर निगम और इंडस्ट्रियल टाउन बनने से क्या खतरा है और क्या फ़ायदा है? देखिए, एक तो ये इंडस्ट्रियल टाउन की बात आई कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आई। क्योंकि जवाहर शर्मा जी जब 1988 में सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने ये कहा कि जमशेदपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना होनी चाहिए। मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है और थर्ड वोटिंग राइट, माने उनका मुख्य डिमांड जो था वो था सेल्फ गवर्नेंस की बात, यानी कि यहाँ थर्ड वोटिंग राइट नहीं है, जमशेदपुर के लोगों को थर्ड वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनना चाहिए। लेकिन वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बना नहीं। 1989 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद आज तक वो नहीं बना। और बीच में इन लोगों ने, बिहार सरकार ने और झारखंड सरकार में जो बैठे लोग हैं, इन लोगों ने उसको पूरा विसिएट करके उस इसी को लेके आया इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन कहाँ से आया? ये टाटा की तरफ से आया। ये जो पॉलिटिशियन बिहार के और झारखंड के जो टाटा के पक्ष में है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, उनकी तरफ से आया। अब ये इंडस्ट्रियल टाउन कहाँ बनेगा जमशेदपुर में और कैसे बनेगा जमशेदपुर में? पूरा का पूरा झारखंड जो है वो एक शेड्यूल्ड एरिया है। शेड्यूल्ड एरिया का मतलब होता है जहाँ 50% लोग जो हैं वो आदिवासी हैं। वो एक डेफिनेशन का केवल मैटर है। भारतीय संविधान के अनुरूप यहाँ पे जो स्थानीय व्यवस्थाएं थी या संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है कि शेड्यूल्ड एरिया में किस तरह की स्थानीय व्यवस्था काम करेगी, तो वो व्यवस्था आपको स्थापित करनी है। और जहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन स्थिति है वहाँ पे आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना सकते हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो बात आप समझ जाएंगे तो आप समझिए कि जमशेदपुर में तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बनाना आसान काम नहीं है। आपको शेड्यूल एरिया में जो व्यवस्था बननी चाहिए आदिवासी क्षेत्र में, आपको वही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से जाएंगे, जनसंख्या के हिसाब से जाएंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा 50%। लेकिन आप रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अगर जाएंगे तो आपको 50% से ज़्यादा लोग मिलेंगे। जैसे टाटा में जो लोग काम करते हैं, टाटा कंसर्न्स में, जैसे टाटा स्टील हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, इसमें अधिकांश लोग नौकरी करने के लिए आए हैं। टाटा के क्वार्टर्स में रहते हैं, उनका अपना कोई रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं है, उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं, ज़मीन खरीद भी नहीं सकते हैं यहाँ या तो जो ज़मीन है वो टाटा के कब्जे में है। 15,725 एकड़ ज़मीन टाटा के कब्जे में है, या जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, या क्या नाम है, सीएनटी एक्ट में आती है। तो सीएनटी एक्ट जो है, सीएनटी एक्ट के तहत आप कोई ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आदिवासी की लैंड तो मिलेगी नहीं। तो ये जो लोग हैं जो टाटा में नौकरी करने के लिए आए हैं और रिटायर करने के बाद चले जाएंगे, इनको क्या मानेंगे? इनको पार्ट एंड पार्सल मानेंगे? दिक्कत कहाँ आ रही है? आखिर कंपनी क्यों चाह रही है कि इंडस्ट्रियल ही बने? उसे क्या नुकसान क्या है उसको? देखिए, इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के पीछे जो टाटा इस कंपनी का या जो पॉलिटिशियन हैं, जो लोग टाटा के पक्ष में हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसको मैं कहता हूँ कि पूरे झारखंड में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है वो हुआ है जमशेदपुर में जो 15,725 एकड़ ज़मीन जो टाटा को दी गई। इसकी कहानी जाननी ज़रूरत है, इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि वो ज़मीन उसको कैसे मिला, कैसे उस ज़मीन का नेचर बदला गया, उसके पीछे इंटेंशन क्या था। आपको मैं संक्षिप्त फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, टाटा की कंपनी बननी शुरू हुई करीब 1902-3 के आसपास। उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो एक काला कानून माना जाता था, आज भी है वो। उस काले कानून के तहत उन्होंने जमशेदपुर का 15,725 एकड़ लैंड आदिवासियों से अक्वायर करने की कोशिश शुरू की। 1909 में करीब 3500 एकड़ के आसपास इन्होंने 3509 या कुछ ऐसा एकड़ जो है उन्होंने टाटा को दिया। फिर 1912 में दिया और 1919 में जाके पूरा का पूरा 15,725 एकड़ लैंड दिया। ये जो लैंड दिया इसको कहते हैं सरकारी अनुदान, ये लीज वेज नहीं है, समझिए इस बात को। सरकारी अनुदान किस कानून, क्योंकि
1994 का जो कानून था लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो लेने का, एक्विजिशन का कानून था 1894 कि 1894 जो आप लैंड ले सकते थे आदिवासियों से या दूसरे लोगों से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और कंपनी बनाने के लिए, इसके लिए ले सकते थे। देने का कानून उनके पास नहीं था, तो देने का कानून उन्होंने बनाया गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895। आप जानते हैं उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, वो तो इंग्लिश पार्लियामेंट के सारा चीज़ कंट्रोल में था। तो दूसरा कानून आया गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट, और उस ग्रांट एक्ट के तहत इनको जमीन मिली 15,725 एकड़। अब गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में ये बात साफ लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है कि उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 का कानून लागू नहीं होगा, और ये आपको मालूम है कि ये कानून भी अंग्रेजों ने बनाया था। और सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी कानून उस पर लागू नहीं होगा, यानी कोई भी कानून उसको सुपरसीड नहीं करेगा। तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी उस कानून को, गवर्नमेंट ग्रांट को। तो वो कानून कैसे चलता था? वो कानून अपने टर्म्स के हिसाब से चलता था। तो किस टर्म्स पे टाटा को ज़मीन दी गई थी? टाटा को ज़मीन दी गई थी कि आप उस ज़मीन का इस्तेमाल अपनी फैक्ट्री बनाने में और अपने बिजनेस के लिए करेंगे। तो बिजनेस और फैक्ट्री 3000 एकड़ ज़मीन में बन गई। बाकी 12-12,500 एकड़ ज़मीन जो है उसका टाटा ने इस्तेमाल नहीं किया। तो उस पर सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में उस ज़मीन का इस्तेमाल करना था, या उस ज़मीन को लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा के हिसाब से आदिवासियों को वापस कर देना था। आप लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जमीन लेके जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं, आप उस पर्पस को अबैंडन करके किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन टाटा ने क्या किया? टाटा खुद जो है गवर्नमेंट एक्टिविटी में आ गई, गवर्नमेंट के पावर में आ गई। उसने दूसरी कंपनी को लीज दिया, अपने लोगों को लीज दिया, जो लोग इसके साथ व्यवसाय करने वाले लोग थे, जो इसके गुंडे थे, जो इसके समर्थक थे, उसको दिया। ये अधिकार संविधान में कहाँ है? किसी कानून में कहाँ है कि टाटा ये तय करेगी कि जमशेदपुर में कौन घर बनाएगा, जमशेदपुर में किसकी बिल्डिंग बनेगी, जमशेदपुर में किसका व्यवसाय चलेगा, किसका नहीं चलेगा? ये टाटा कौन है? तो टाटा का कोई लोकस नहीं था। ये कंट्रोवर्सी इसलिए हुआ कि अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन साहब, इन्होंने टाटा के लोगों को बुला के एक मीटिंग की और अपने ब्यूरोक्रेट्स को लेके, भाई टाटा का लोकस क्या है इंडस्ट्रियल टाउन के लिए या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ अगर आपको करनी है जमशेदपुर में, उसमें टाटा कौन है, उसका क्या लोकस है? टाटा के जो लोग हैं, उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका लोकस हो सकता है, क्योंकि वोटिंग राइट तो नहीं मिलने और नहीं मिलने का सवाल उनसे जुड़ा हुआ है। उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो ये कह सकते हैं कि हम अपनी वोटिंग राइट वेव करते हैं, लेकिन वो नहीं कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, विरोध कर सकते हैं। लेकिन आइडियली आज अगर चुनाव हो, मतलब जिसको गुप्त मतदान कहते हैं, तो टाटा के 13,000 लोग जो एम्प्लॉई हैं परमानेंट, वो भी उनके खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि उनको मालूम है खतरा कि एक ज़माने में 72,000 लोग टाटा के परमानेंट एम्प्लॉई थे, आज 13,000 लोग हैं, और 13,000 लोगों में कम से कम 1,000 बड़े ऑफिसर के नौकरी पर खतरे की तलवार जो है वो लटक रही है। टाटा उनको हटाना चाहती है। तो आज तो टाटा को कोई सपोर्ट ही नहीं है और टाटा को कोई वोटिंग राइट नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब जो इंडस्ट्रियल टाउन का है, तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं ज़मीन का मसला हो या ये अपना एक नया कानून यहाँ चलाने की, या वो कहीं की हमारी जो एक जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं छीन जाएगा, जो हम अभी ये जमा कर यहाँ पर रखे हैं। देखिए, आप इस बात को पूरी तरह कानूनी तौर पे समझ लीजिए कि ये मुख्यतः टाटा की गैर कानूनी असंवैधानिक जो यहाँ पे जमींदारी चल रही है पिछले 100 साल से, उसको बरकरार रखने का ही कवायद है ये, और कुछ नहीं है। अब ये जमींदारी कैसे क्रिएट हुई, इसका इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानिए। जैसे मैंने आपको कहा कि जब 1919 में इनको ज़मीन मिला, वो गवर्नमेंट ग्रांट है, सरकारी अनुदान है। 2005 में कैसे? हाँ, मैं उस पर आता हूँ। अब वो ज़मीन जो है आपको टर्म्स के हिसाब से चलेगा। उस टर्म्स में था कि इस ज़मीन का इस्तेमाल या तो कंपनी करेगी, तो सरकार दूसरी कंपनी को देती। चूंकि वो एक लीगल एंटिटी थी, अलग थी, उसको ज़मीन सरकार को देना था, टाटा को देना नहीं था। फिर यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे अस्पताल हुआ, सड़क हुआ, बाजार हुआ, डीसी कार्यालय हुआ, स्कूल हुआ, बिल्कुल कॉलेज हुआ, इस तरह की जितनी चीज़ें बनानी थी वो सरकार को बनानी थी, वो टाटा को बनानी नहीं थी। टाटा को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार था, वो सरकार थोड़ा ही है। लेकिन सरकार ने ये सब नहीं किया, टाटा ने किया। क्यों किया? और देखिए 1950 में हमने संविधान अडॉप्ट किया। संविधान में हमने 2-3 अनुच्छेद डाले, 294 से 296। उसके तहत जो केंद्र सरकार के हक के ज़मीन थे वो उसके पास चले गए, जो राज्य सरकारों के हक की ज़मीनें थी वो राज्य सरकार के पास चली गई। कोई ऐसी ज़मीन नहीं बची जिसको संविधान ने छोड़ा। तब क्या होता है, देखिए ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 में बिहार सरकार एक कानून बनाती है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और 1950 से 1972 तक उसमें कुछ नहीं होता है। टाटा की जो लैंड है, टाटा के पास जो उसके नियंत्रण में अवैध ज़मीन है, वो उसके पास चुपचाप रहती है।
1919 से लेके 1972 तक। इस बीच में लेकिन ऐसा हुआ कि टाटा के इस ज़मीन पर कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई। पॉलिटिशियन, बड़े वकील जो हैं, उनको तो मालूम था कि ये ज़मीन पर टाटा का एक तरह से अवैध कब्जा हो गया है, तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप कर रहा था टाटा के साथ। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों की बेटियां जो हैं, बहुत सारे नेताओं की, बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया। हाँ, उसका फायदा लिया। बेटियां उनकी, बेटे कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ टाटा के कोटे में एमजीएम से, मैंने हजारों लोगों को नौकरियां दी टाटा ने। कुछ को टाटा स्टील में दिया, कुछ को कहीं और दिया, मैंने किसी न किसी रूप में उपकृत करने का कोशिश की। सब क्यों हो रहा था? ये सब इसलिए हो रहा था कि जो समझदार लोग थे उनको पता था कि ये जमीन जो है टाटा के गैर कानूनी कब्जे में है, इससे जो चाहेंगे करा लेंगे। तो कानूनी तौर पर उनको भी कुछ नहीं करना था। तो हुआ क्या कि जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई टाटा के साथ, तो टाटा को लगा ये ज़मीन हाथ से निकल जाएगी। तो टाटा ने उस समय जो कांग्रेस के बड़े 3 लीडर थे, जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह और बिंदेश्वरी दुबे, उनके साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने बनाई। 1972 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो बिहार की थी 1950 की, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके एक धारा डाली 7D, और फिर 73 में उसने दोबारा अमेंड किया और उस बार अमेंड करके उसने 7E डाला। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लैंड से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो उस अमेंडमेंट को हम लोग शेड्यूल 9 में डालते हैं। ये दोनों जो अमेंडमेंट हुआ, ये संविधान के शेड्यूल 9 में नहीं है। खैर, शेड्यूल 9 में हो या नहीं हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या सरकारी जो अनुदान था, यानी गवर्नमेंट ग्रांट था, उसको आप लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत ले सकते थे? उस जमीन को नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। उस पर तो हिंदुस्तान का कोई कानून ही नहीं लागू है, कोई सुपरसीड नहीं कर सकता है। तो एक स्टेट का कानून, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बिहार 1950 सुपरसीड करेगा? इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया और ये अमेंडमेंट करके इन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट किया टाटा के साथ 1984 में। एग्रीमेंट में क्या लिखा? एग्रीमेंट में लिखा कि ये हम इनको डीम्ड लीज दे रहे हैं। लीज भी नहीं, देखिए बेईमानी। लीज जो है, लीज टर्म डिफाइंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में और किसी कानून में नहीं है। और डीम्ड लीज का तो नाम ही नहीं है, वो संविधान में नहीं डिफाइंड है। उस कानून में भी, जो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, उसमें भी उन लोगों ने डिफाइन नहीं किया कि भाई ये डीम्ड लीज क्या होता है। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कानून में इसका डेफिनेशन नहीं है। तो इन्होंने किया क्या? इनको तो टाटा की जमींदारी क्रिएट करनी थी। क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन करना था, इनोवेट करना था। तो उन्होंने इनोवेट करके एक शब्द निकाला कि ये डीम्ड लीज है। ये डीम्ड लीज नहीं है, ये टाटा की जमींदारी उन्होंने की और पूरा फर्जीवाड़ा था। पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये जो कानून बदला गया 1972 और 1983 में, इस कानून के तहत इस जमीन को लिया नहीं जा सकता था, पहली बात। और जो कानून बदला गया, जो सेक्शन धाराएं उसको पढ़िए, 7D और 7E, उसको पढ़ने से भी नहीं लगता है कि कहीं से भी इसका जिक्र भी है उसका कि हम उसके तहत गवर्नमेंट ग्रांट की जमीनें ले लेंगे। ये कहीं से भी नहीं है। इसका केवल मैंने उस कानून को का केवल इस्तेमाल हुआ, मतलब उस कानून में 7E और 7D को आप चैलेंज किसी दूसरे आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जो लीज बना जिसमें उसका इस्तेमाल हुआ 7D और 7E का, उसका इस लीज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये समझिए, ये पूरा का पूरा लीज एक फर्जीवाड़ा है और उस फर्जीवाड़ा के तहत टाटा को ज़मीन दे दी गई। आज टाटा तय करती है कि कौन यहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की एक कॉलोनी बना दी है, टाटा मोटर्स वालों ने, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की, मतलब जिसको कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है, उसमें वो ज़मीन भी दे दिया और कहा कि घर बना लीजिए। और एक पूरा रिवर व्यू कॉलोनी बनी हुई है जो पूरा इलीगल कॉलोनी है, जिसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे तो जमशेदपुर में बहुत सारे 90% जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो इलीगल हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे तो सवाल हम लोगों को जहाँ फिर से वापस वहीं पर आते हैं, जो नगर निगम को लेकर, तो कहीं ना कहीं इससे ये डर उनको हो गया कि अगर नगर निगम बनेगा, फिर वहाँ लोकल जनप्रतिनिधि होंगे, तो जो अभी वो चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत उनको आएगी। अभी जिस तरीके से अपना, देखिए अभी तो उनकी स्थिति ये है, उनका एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। जैसे जेएनएससी जो है वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन जेएनएससी के सारे अधिकारी जो हैं वो टाटा के नियंत्रण में काम करते हैं। आज भी रोड बनाना होता तो टाटा से पूछते हैं, नहीं वो एनओसी नहीं देती है तो नहीं काम कर पाते हैं, क्योंकि टाटा ही जमीन देती है। किसी बिल्डर को टाटा जमीन देती है, किसी पॉलिटिशियन को टाटा जमीन दी है, अपने एम्प्लॉयज़ को टाटा जमीन दी है, जमीन तो टाटा देती है। उसके बाद जेएनएससी जो है वो नक्शा पास करता है, ठीक है ना। बिना नक्शा का भी बहुत सारा बना है। ठाकुरबाड़ी रोड में मंदिर कब्जा कर लिया रघुवर दास जी ने अपने लोगों के साथ, बजरंग दल के लोगों के साथ मिलके, और गैर कानूनी ढंग से एक मंदिर बना लिया। वो पब्लिक मंदिर है, आपको शायद पता है कि नहीं। 1978 में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि वो पब्लिक मंदिर है, आप उसको छू भी नहीं सकते हैं। कैसे बना दिया उसमें आपने एक दूसरा मंदिर, और कैसे जेएनएससी ने उसको अलाउ कर दिया? तो जेएनएससी वाले कहते हैं कि हमको मार के भगा दिया गया, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे।
डीसी उसका कस्टोडियन होता है, डीसी उसको देखता रह गया और पूरी बिल्डिंग बन गई, अवैध बिल्डिंग बन गई। तो पूरे जमशेदपुर में 90% बिल्डिंग जो है अवैध है। तो अगर नगर निगम बनता तो ये जो 12,500 एकड़ जमीन जो टाटा के पास अवैध रूप से है, ये चला जाता उसके पास, नगर निगम के पास। अब नगर निगम होल्डिंग टैक्स लगाती तो उसका इनकम होता। होल्डिंग टैक्स छोड़ दीजिए, जमशेदपुर में अगर नगर निगम बनेगा तो उसको किसी होल्डिंग टैक्स की जरूरत नहीं है। उसको तो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है, इतने सारे जो पैसे, वो इतने पैसे 10,000 करोड़ रुपया उसको मिलना है। समझिए कितने हजार करोड़ रुपया जो है जमशेदपुर अभी तक लूज कर गया। तो उस पैसे से ही जमशेदपुर का सारा काम हो जाएगा। जमशेदपुर में करना क्या है, बिजली पानी इन्होंने दे दिया है जुस्को को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, आपने कैसे बिजली पानी दे दिया उसको। तो जैसे ही ये आ जाएगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई स्थानीय व्यवस्था, मेरे हिसाब से तो ये शेड्यूल्ड एरिया है तो इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं बनना चाहिए, इसमें तो बनना चाहिए जो आदिवासियों की स्थानीय व्यवस्था है। तो सर क्या मान के चले जिस तरीके से सारी बातें हैं वो किसी की भी सरकारी, सभी सरकारें जो है कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रही है इस बात को लेकर, काहे नहीं वो सरकारें इस पर सवाल उठाती हैं। जब रघुवर दास जी थे तब भी वो टाटा के साथ मीटिंग कर रहे थे, अभी जेएमएम की सरकार है वो भी मीटिंग कर रहे हैं इस पर। देखिए इस बात में किसी को कोई शक या शुबहा नहीं होना चाहिए कि 1972 के बाद जो नेता हुए, चाहे बिहार की या झारखंड के, आज तक सबको ये बात पता है कि ये जमीन जो है टाटा के अवैध कब्जे में है, 12,500 एकड़ जमीन। और आप समझिए कि हमको कब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जो समझा है इस जमीन के बारे में वो सही है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में बहस कर रहा था, टाटा का ही इशू था, टाटा अदर साइड में थी। तो उसमें कुछ ऐसी बात जज साहब ने कही, हालांकि वो मसला मेरे खिलाफ गया, अभी हम उस मसले को लेके रांची हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन हमको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुछ सवाल ऐसे किए तो फिर हम जवाब थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव टोन में हम जवाब देने लगे। खैर जो मैंने कहा वो महत्वपूर्ण बात है, वो टोन महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने उनको कहा कि माइलॉर्ड आप ये समझिए कि 1989-90 में डीसी ऑफिस में इनका एक कार्यालय चलता था जिसको कहा जाता था टाटा जमींदारी। बताइए 1950 से लेकर 1956 में इस देश में जमींदारी खत्म हो गई कि टाटा की जमींदारी किस कानून में के तहत जमशेदपुर में है। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो जो सीनियर जो जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि काउंसिल वी नो दैट जमशेदपुर लैंड इज अ डिस्प्यूटेड लैंड एंड देयर इज अ सीरियस डिस्प्यूट बिटवीन टाटाज एंड द गवर्नमेंट। तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या जो बड़े एडवोकेट्स हैं सबको मालूम है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड, फिर भी इनके कब्जे में है, कोई बोलता नहीं है। तो इसलिए नहीं बोलता है कि आम लोगों को नहीं पता है, आम लोगों को पता होगा तो बोलेंगे, इसका विरोध करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका चुनाव करवा लीजिए। आप टाटा को क्यों बुला के मीटिंग कर रहे हैं, आप इसका चुनाव करवाइए और गुप्त मतदान करवाइए, यहाँ पे क्या चाहते हैं। उससे पहले जिन आदिवासियों की जमीनों पर दूसरे लोग काबिज हो गए, यानी कि टाटा ने जो गैर कानूनी अलॉटमेंट किया है उसको कैंसिल करिए, आदिवासियों को लौटाइए। जैसे आदिवासियों को लौटाइएगा जमशेदपुर आपको शेड्यूल एरिया दिखने लगेगा। यहाँ नहीं दिखेंगे ये कॉस्मोपोलिटन एरिया नहीं दिखेगा, यहाँ 50% आदिवासी दिखने लगेंगे क्योंकि उनकी जमीन है। अब 50% आदिवासी दिखेंगे और शेड्यूल एरिया हो जाएगा तो आप कौन सी व्यवस्था बनाइएगा, आपको हक ही नहीं है, आप बात ही नहीं कर सकते हैं कोई। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि स्थानीय व्यवस्था बनानी पड़ेगी आदिवासियों के हिसाब से, आपको उसी का समर्थन करना पड़ेगा क्योंकि उसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं। तो अभी जो हमने सारी बातचीत की ताकि एक आम जनता होने के, एक नागरिक होने के बजाय आप इन बातों को समझ पाएं और जान पाएं कि आपके फायदे के लिए क्या है इंडस्ट्रियल टाउन या नगर निगम। इसलिए कि बहुत सारे फायदे आपको समझाए जाते हैं जब आपसे उन्हें जरूरत होती है, लेकिन जब वो हक देना होता है उस समय लोग मुकर जाते हैं। इसलिए इस शहर के लिए नगर निगम जरूरत है या इंडस्ट्रियल टाउन, फैसला आप सभी को करना है। लेकिन जो बातें जानकारी के लिए हमने पहुंचाया अपने सहयोगी आशीष के साथ, मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।